Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor, Department of Botany, Government Bangalore College, डीडवाना। हम ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स पढ़ रहे थे। उसी कड़ी में अगला भाग है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स का छठा भाग। इस छठे भाग में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जननांगों का उद्विकास। Some important events of the evolution of the reproductive organs among gymnosperms may be listed as under। जो आवश्यक इम्पॉर्टेंट क्रियाएं जो हैं इनके जननांगों के इवोल्यूशन में हुई हैं, उद्विकास में हुई हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, उसको अब हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। नंबर 1 है प्रोबेबली ऑल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द बिगनिंग वर स्टेकिस्पर्मस। स्टेकिस्पर्मस यानी कि ये माना गया कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स शुरू में बिगनिंग में पाए गए, शुरुआत में पाए गए, वो सब स्टेकिस्पर्मस थे, यानी कि स्टेम के ऊपर जन्म लेने वाले जननांग थे। स्टेकिस्पर्मस का मतलब है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोर्न ऑन स्टेम्स, ऐसे जननांग जो तने के ऊपर विकसित हुए हों या जिनका जन्म तने पर हुआ हो, वो स्टेकिस्पर्मस कहलाते हैं। सम जिम्नोस्पर्मस जेनरा हैव मैनेज्ड टू स्टे एज स्टेकिस्पर्मस इवन टुडे। बहुत से कुछ जो है ऐसे जिम्नोस्पर्म जेनरा भी हैं जो अभी तक स्टेकिस्पर्मस बने हुए हैं, यानी कि उनके तने के ऊपर ही जननांग विकसित होते हैं। दूसरी बात देखें, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द स्ट्रक्चर्स बियरिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रोग्रेसिवली बिकम मोर लीफ लाइक, दैट इज फिलोस्पर्मस। द स्पोरोफिल्स वर दस ओरिजिनेटेड। इस उद्विकास के दौरान ऐसा पाया गया जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे वो धीरे धीरे लीफ लाइक, पत्तियों जैसे होते चले गए, मोर लाइक लीफ। इसको जो है कंडीशन को फिलोस्पर्मस कहा जाता है। ठीक है, तो जो विकास धीरे धीरे हो रहा है, जो विकसित हो रहे हैं पौधे आज के आए हैं जिम्नोस्पर्म्स, उनमें ये पाया गया कि धीरे धीरे जो स्टेम पर उगने वाले जननांग थे वो धीरे धीरे लीफ पर या लीफी स्ट्रक्चर पे कन्वर्ट हो गए। इनको स्पोरोफिल्स या बीजाणुपर्ण कहा जाता है। द स्पोरोफिल्स वर दस ओरिजिनेटेड, ये माना गया कि इससे जब वो लीफ जैसे होने लगे तो बीजाणुपर्णों का विकास हुआ। तीसरी बात, फ्रॉम द कॉम्पैक्ट स्पोरोफिल्स डेवलप द कोन। जब ये जो बीजाणुपर्ण थे पास पास लगने लगे तो इनसे कोन या शंकु का विकास हुआ। द कॉर्डिएटेल्स वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस मोनोस्पोरेंजिएट कोन्स। जो कॉर्डिएटेल्स के मेंबर्स थे उनमें सबसे पहले एक प्रकार के मोनोस्पोरेंजिएट, यानी कि एक ही प्रकार के स्पोरेंजिया वाले बीजाणुधानी वाले शंकुओं का निर्माण हुआ, कोन्स का निर्माण हुआ। द टेंडेंसी ऑफ बियरिंग मोनोस्पोरेंजिएट कोन्स वर ऑल्सो रिटेन इन गिंकोएल्स एंड कोनिफेरेल्स। ये टेंडेंसी जो मोनोस्पोरेंजिएट कोन्स की थी वो गिंकोएल्स और कोनिफेरेल्स में भी देखी जा सकती है, यानी कि एक कोन के अंदर एक ही प्रकार के स्पोर्स या बीजाणु पाए जाते हैं। ठीक है, मेल फीमेल यानी कि दोनों अलग अलग हो गए। माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया अलग अलग प्लांट्स पर पाए जाते हैं, इकट्ठे एक कोन के अंदर इनका निर्माण नहीं होता है। मोनोस्पोरेंजिएट यानी कि एक प्रकार के स्पोर्स एक बीजाणु धानी के अंदर या एक पूरे कोन के या शंकु के अंदर। ठीक है, तो पहले अभी तक जो हमने 2 स्लाइड्स में देखा कि पहले स्टेम पर पाए जाते थे, स्टेम से लीफी जैसे हुए, लीफ से बीजाणुपर्ण बना और बीजाणुपर्ण से फिर बीजाणुपर्ण एक कॉम्पैक्ट हो गए थोड़े से और शंकु का निर्माण हुआ। The monosporangiate cones or strobili evolved into bisporangiate cones or strobili during course of evolution। उद्विकास के दौरान धीरे धीरे जो मोनोस्पोरेंजिएट एक
प्रकार के ही बीजाणु वाले कोन्स थे, स्ट्रोबिलाई थे, शंकु थे, वो धीरे धीरे बाइस्पोरेंजिएट यानी कि दो विभिन्न प्रकार के कोन्स और स्ट्रोबिलाई में कन्वर्ट हो गए, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया वाले, लघु बीजाणु वाले, और गुरु बीजाणु वाले, दो अलग अलग कोन्स में ये विकसित हो गए। नीटेल्स में वेल्विस्ट्रिया में देखें तो वहां पर हमको पजेस बाइस्पोरेंजिएट स्पोलाई, उसके जो कोन्स हैं उनमें दोनों प्रकार के, वेल्विस्ट्रिया के अंदर अगर हम नीटेल्स में देखेंगे तो उसके अंदर दोनों प्रकार के कोन्स स्पोरेंजिया या बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। इन कॉर्डिएटेल्स, नंबर 5 देखें, इन कॉर्डिएटेल्स, गिंकोएल्स एंड कोनिफेरेल्स द स्पोरोफिल्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द एक्सिस, यानी कि कॉर्डिएटेल्स में, गिंकोएल्स में और कोनिफेरेल्स में जो बीजाणुपर्ण थे वो सीधे एक अक्ष के ऊपर जुड़े हुए होते थे, एक्सिस पर जुड़े हुए होते थे। देयरफॉर द स्ट्रोबिलाई इन दीज ग्रुप्स आर सिंपल, इस कारण से जो इनके कोन्स थे, शंकु थे, वो बहुत साधारण प्रकार के थे। ऑन द अदर हैंड कंपाउंड स्ट्रोबिलाई आर प्रोड्यूस्ड इन सम मोर एडवांस ग्रुप्स सच एज नीटेल्स। भटनागर ने 1996 में बताया कि इसके विपरीत, जो पहला था ना हमारा कि डायरेक्टली एक्सिस पर जुड़े हुए हैं, तो भटनागर ने बताया कि नीटेल्स के अंदर जो कि एक एडवांस ग्रुप है जिम्नोस्पर्म्स का, उसमें कंपाउंड स्ट्रोबिलाई होते हैं, यानी कि ग्रुप में इकट्ठे पाए जाने वाले जो है शंकु इस नीटेल्स के अंदर देखे जा सकते हैं, यानी कि उसमें मेल फीमेल दोनों साथ हैं और कंपाउंड है, बहुत सारे इकट्ठे स्ट्रोबिलाई एक ग्रुप में हैं। इसके बाद ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ओव्यूल्स। द ओव्यूल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में बी डिफाइंड एज एन इंटेगुमेंटेड indehiscent megasporangium in which the single functional megaspore develop into the megagametophile। ओव्यूल क्या है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर? इसको ये कहा जा सकता है कि इंटेगुमेंटेड यानी कि भित्तियों से घिरा हुआ, indehiscent जिसमें से प्रकीर्णन ना हो सके, और मेगास्पोरेंजियम है यानी कि लघु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी है, सॉरी, इन विच द सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर्स डेवलप। इसके अंदर एक अकेला क्रियाशील, फंक्शनल क्रियाशील मेगास्पोर पाया जाता है जो कि आगे मेगा गैमेटोफाइट बनाता है या फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। ठीक है, बीजाणुद्भिद बनाता है। गैमेटोफाइट युग्मोद्भिद होता है, वो उसका निर्माण करता है। इट कंसिस्ट ऑफ एन एनवेलप, जो ये ओव्यूल है, बीजांड है, इसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है, एनवेलप कवरिंग, इंटेगुमेंट जिसको भित्ति बोला जाता है, विद अ माइक्रोपाइल एंड ए मेगास्पोरेंजियम न्यूसिलस इनसाइड। इसका जो इंटेगुमेंट के मिलने से पूरा चारों तरफ से घेरे, लेकिन एक जगह से ये इसको खुला रखता है, जो छिद्र है that is micropyle, and a megasporangium nucellus inside of which there is a female gametophyte composed of nutritive tissue and several archegonia। इस पूरे के अंदर एक फीमेल गैमेटोफाइट होता है जिसके पास पोषण वाला ऊतक है, न्यूट्रिटिव टिश्यू, पोषण वाला ऊतक है, और सेवरल आर्चिगोनिया, बहुत सारी स्त्री धानियां हैं। देखिए कैसा होता है बीजांड, ये देखिए, ये अंदर फीमेल गैमेटोफाइट है, इसको चारों ओर से घेरे हुए ये भित्ति होती है, दिस इज इंटेगुमेंट। ये जो इसका सिरा खुला हुआ है, दिस इज माइक्रोपाइल। ये बीच में फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, इसके अंदर न्यूसिलस है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है, एंडोस्पर्म, जो भी कुछ है वो इसके अंदर है, और एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है। ये बीच का, ये पूरा एक बीजांड है, यानी कि भित्ति है उसको चारों तरफ से घेरे हुए, भित्ति जहां से खुली हुई है वो माइक्रोपाइल है। ठीक है, भित्ति जहां से खुली हुई है
ये माइक्रोपाइल है, सॉरी, और ये इसका फीमेल गैमेटोफाइट है। ये चारों तरफ से इसको घेरे हुए भित्ति होती है। और इस जो बीच का सेंटर वाला हिस्सा था, इसमें बहुत सारी आर्चिगोनिया पाई जाती है। Some of the important events in the origin of evolution of ovule involved are, जो कुछ important क्रियाएं हुई बीजांड के उत्पत्ति और उद्विकास के अंदर, वो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ फर्टाइल मेगास्पोर्स। सबसे पहले क्या काम हुआ कि जो मेगास्पोर्स थे, फंक्शनल गुरु बीजाणु थे, उनकी संख्या कम हो गई, यानी कि एक रह जाती है। दैट इज फ्रॉम मेनी फंक्शनल मेगास्पोर्स टू ए कंडीशन वेयर ओनली वन इज फंक्शनल इन ईच मेगास्पोरेंजियम। रिडक्शन नंबर हुआ, यानी कि जो फर्टाइल पोर्शन था वो कम होता चला गया, केवल एक मेगास्पोर में आ गया। और ये कंडीशन क्या थी, बहुत सारे मेगास्पोर्स में से केवल एक मेगास्पोर फंक्शनल बचता है हर एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर या गुरु बीजाणुधानी के अंदर। नंबर 2, रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम। एक मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही स्थित रहता है। रिटेंशन यानी कि उसने उसको रोक लिया, गुरु बीजाणुधानी ने, कि जो गुरु बीजाणु है वो जो एक बचा है वो मेगास्पोरेंजियम या गुरु बीजाणुधानी में ही रुका रहे, वहां से बाहर ना निकले। नंबर 3 देखें, फॉर्मेशन ऑफ एन इंटेगुमेंट दैट एंटेड इनटू माइक्रोपाइल। इसके चारों ओर एक भित्ति बनी और ये भित्ति बाहर एक छिद्र से खुलती थी, बाहर के संपर्क में है, जो माइक्रोपाइल है, मैंने जैसा आपको चित्र में दिखाया था। चौथा, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट विद इन द मेगास्पोरेंजियम। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट विद इन द मेगास्पोरेंजियम, इंडोस्पोरिक इसको बोलते हैं, अंतर्जनित इंडोस्पोरिक है। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो फीमेल मादा जो युग्मोद्भिद है वो मेगास्पोरेंजियम या गुरु बीजाणुधानी के अंदर ही विकसित होने लगता है। एंड रिटेंशन ऑफ मेगा गैमेटोफाइट विद इन द इंडिसेंट मेगास्पोरेंजियम। और जो मेगास्पोरेंजियम अंदर रुका है, वो उसके रुकने के कारण ये जो मेगास्पोरेंजियम या गुरु बीजाणुधानी है, वो न्यूसिलस है, वो इंडिसेंट हो गई, यानी कि उसको बाहर नहीं निकाल सकता। इंडिसेंट मानी प्रकीर्णन नहीं हो सकता, उसका एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। 5वां है इलेबोरेशन ऑफ द अपेक्स ऑफ न्यूसिलस फॉर रिसीविंग पोलन। जो माइक्रोपाइल की तरफ वाला हिस्सा है न्यूसिलस का, जो अंदर आपके भित्ति के चारों भित्ति को घेरे हुए जो अंदर न्यूसिलस था, वो थोड़ा सा चौड़ा होने लगता है। यहाँ पर आप देखिए, ये न्यूसिलस है, ये पूरा अंदर भरा हुआ नहीं। यहाँ जो इंटेगुमेंट इसको घेरे है, ये माइक्रोपाइल बहुत बारीक होता है, लेकिन यहाँ का जो हिस्सा है ना, ये बीच वाला, ये चौड़ा होता है, इलॉबरेट होता है। यही कह रहे हैं कि ये एपेक्स वाली साइड है इसकी। जो माइक्रोपाइल की साइड है वो उसका अग्र सिरा है, एपेक्स बोली जाती है इसको। तो इसका जो सिरा है ये चौड़ा हो जाता है, फ्लैटेंड हो जाता है, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग तरीके से कन्वर्ट होता है। The evolutionary trend clearly has been towards reduction in the number of functional megaspore to 1 and its simultaneous isolation from the surrounding environment. इससे क्या हमको ज्ञात हुआ, जो उद्विकास हो रहा है, जो इवोल्यूशन हो रहा है, इसमें ये टेंडेंसी मेनली क्या बनी, एक तो मेगास्पोर्स के नंबर का रिडक्शन हो गया, यानी या फंक्शनल जो क्रियाशील मेगास्पोर गुरु बीजाणु थे उनकी संख्या कम हो गई और कहाँ पहुंची, एक के ऊपर पहुंच गई। 4 बनते हैं, 4 में से भी 3 लुप्त हो जाते हैं और एक केवल फंक्शनल रहता है। और धीरे धीरे जब ये अकेला रह गया तो इसके चारों तरफ जो भित्ति बनी न्यूसिलस है, ये सब क्या करते हैं, इसको जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, इसका जो बाहर का वातावरण है, उससे इसको आइसोलेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। धीरे धीरे ये बाह्य वातावरण से कट जाता है।
ठीक है। इन जियोलॉजिकल टाइम द इवोल्यूशन फ्रॉम होमोस्पोरी टू हिस्टेरोस्पोरी एंड देन सीड was accomplished in about 40 million years within the Devonian, and the ovule appeared in the late Devonian period. श्रीवास्तव 2008। श्रीवास्तव ने बताया कि 2008 में श्रीवास्तव ने अपनी स्टडी पब्लिश करी थी। तो ये बताया कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल था, जो हमारी पृथ्वी का टाइम स्केल है, उसके हिसाब से जो हिट्रोस्पोरी है और फिर जो सीड हैबिट है, यानी कि बीज जो पौधे के ऊपर ही लग के बनने लगा है, उसको लगभग 40 मिलियन ईयर्स लगे। पूरे डिवोनियन पीरियड में इसका विकास हुआ, और जो बीजांड था वो हमको लेट डिवोनियन पीरियड में, बिल्कुल लास्ट जब डिवोनियन खत्म हो रहा था, उस पीरियड में हमको ये ओव्यूल या बीजांड प्राप्त हुआ या दिखाई दिया पौधों के अंदर। ठीक है। इस प्रकार जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का और ओव्यूल का इवोल्यूशन है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ये उद्विकास इन दोनों ही चीज़ों में हुआ है, पौधों के अंदर, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, सॉरी। ठीक है, थैंक्स। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।